संतोष गंगवार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। अपराधियों के आतंक से सहमे लोग। झील परिसर में एक शख्स की गोली मारी गई है। सिर पर लगी गोली से उदय साहब की मौत हो गई है। कटकम दाग प्रखंड प्रमुख के पति हैं। पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं अस्पताल। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। तो हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। झील परिसर में शख्स के सिर में गोली मारी गई है। मृतक का नाम उदय साहब बताया जा रहा है। कटकम दाग प्रखंड प्रमुख के पति थे जिनकी हत्या की गई है। और हमारे संवाददाता सुशांत सोनी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशांत सोनी, एक शख्स की हत्या की गई है और बताया जा रहा है कि सिर में गोली मारी गई है। आपको बता दें कि यह देव साहब की घटना है। हजारीबाग का हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है झील परिसर, जहां ये घूमने के लिए गए हुए थे। और उसके बाद जो है अज्ञात अपराधी आते हैं, सर पर जो है लगातार गोली चलाते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं। जो कुछ लोग घूमने के लिए गए, जब ये देखते हैं कि वो जो सोए हुए थे, उसके बाद जो है इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस सहित जो है स्थानीय लोगों ने इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन उससे पहले ही जो है इस प्रमुख के पति यानी उदय साहब की मौत हो गई थी। बता दें कि अभी जो हजारीबाग का एक निजी अस्पताल आरोग्य हॉस्पिटल में अभी सभी लोग पहुंचे हुए थे। इनका जो है 100 यहाँ पर। इसके साथ ही हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक जो है अरविंद कुमार सिंह भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और उसके बाद जो हर एक पहलू पर जांच की जा रही है कि आखिर कारण क्या रहा है, आखिर अज्ञात अपराधियों ने किस तरीके से गोली मारी, कारणों का पता लगाया जा रहा है। जी, क्या कोई रंजिश थी, कोई प्राथमिक बात परिवार से बात करने के बाद निकल कर आई? जी, अभी तक जिस तरीके से विगत कुछ ही देर की हालांकि अभी तक किसी तरह का कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। फिर क्या कुछ कारण रहा है, पुलिस जो है इसकी तहकीकात कर रही है। जी, सुशांत सोनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर झारखंड में कैबिनेट विस्तार से जुड़ी है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दावा किया है कि अगले 72 घंटे में गठबंधन सरकार के मंत्रियों के नाम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा है कि सब कुछ तय हो चुका है, खाका तैयार है और अंतिम दौर के मंथन के बाद मंत्रियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। की स्थिति नहीं है। परिणाम जो है, चाहे वो झारखंड का हो चाहे महाराष्ट्र का हो, बराबर एक ही दिन आया। अब तक वो ये भी फैसला नहीं ले सके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो आरोप लगा रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। और वो हमें बताते रहते हैं कि आपके यहाँ देरी हो रही है। उनको किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ आज कि बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द का मतलब बहुत जल्द मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं और कि बहुत जल्द से जल्द गठन हो जाए। और हमारे जो आला नेता हैं, जो आदरणीय हमारे प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर साहब, केसी वेणुगोपाल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन सब लोग मिलकर के चर्चा कर लिए हैं। लगभग सारी चीजें तय हैं। मैं समझता हूं कि 72 घंटे के अंदर में मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। और झारखंड में सरकार का कामकाज संभालने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने बजट की तैयारी से लेकर राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। सभी विभागों को एक दूसरे से सहयोग करते हुए आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए। सीएम ने राजस्व बढ़ोतरी से लेकर रोजगार तक की चर्चा की। साथ ही बंगाल की वजह से आए आलू संकट पर कहा है कि मुख्य सचिव के स्तर पर बात चल रही है और जरूरत पड़ी तो आगे भी बात की जाएगी। पदाधिकारियों के साथ, सभी विभाग के सचिवों के साथ हमारी बैठक हुई है और बजट की तैयारी, चल रहे कामों की स्थिति, जो सरकार के काम होते हैं उन पर एक नजर दौड़ाई गई है। और अब सभी विभाग के साथ अलग अलग भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे और सभी लोग अब तैयार हैं इस विषय को लेकर। और जैसे ही सरकार का पूरा गठन हो जाता है, सभी लोग तैयारी शुरू कर दें। इसी विषय का एक निर्देश था हमारा। हमने हमारे मुख्य सचिव इस विषय में बात कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर हम लोग अभी बात करेंगे।
झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी में बदलाव होने वाला है। दरअसल प्रदेश कार्यालय में 2 दिन हार की समीक्षा के बाद कप्तान को बदलने की खबर निकलकर सामने आ रही है। कौन होगा बीजेपी का नया कप्तान, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कौन होगा झारखंड बीजेपी का नया बॉस? चुनाव में हार के बाद बड़े बदलाव की तैयारी। किसके हाथ झारखंड बीजेपी की कमान? फरवरी में बीजेपी को मिलेगा नया कप्तान। झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। प्रदेश कार्यालय में 2 दिन हार की समीक्षा के बाद कप्तान को बदलने की खबर निकलकर सामने आई। नए सिरे से संगठन को सशक्त बनाने की कवायद तेज हो गई। पार्टी नेताओं का मानना है कि अगले साल फरवरी तक झारखंड बीजेपी को नया चीफ मिलने की संभावना है। फरवरी में हो या मार्च में हो, लेकिन होगी। अब हमने बताया ना कि अब सदस्यता अभियान पूरा देश में चल रहा था, यहाँ चुनाव के कारण विलंब था। 24 के चक्रव्यूह में करारी शिकस्त के बाद संगठनात्मक तौर पर बीजेपी में बड़े पैमाने पर फेरबदल होने जा रहे हैं। इससे पहले 7-8 दिसंबर से बीजेपी की सदस्यता अभियान शुरू होगा। इसके बाद प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक बदलाव किए जाएंगे। मंडल स्तर तक सदस्यता प्रभारी बनाए जाएंगे। मंडल और जिले में अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होगा। अगले 3 महीने के अंदर इस टास्क को पूरा करने का प्लान है। अब ग्राम स्तर से लेकर के मैंने बूथ से लेकर के प्रदेश तक कमेटी का नया कमेटी गठित होगी। 2 दिवसीय चुनावी समीक्षा बैठक में प्रबंधन से लेकर परिणाम तक हर विषय पर चर्चा की गई। पार्टी पदाधिकारी से मिले फीडबैक के आधार पर बदलाव का निष्कर्ष निकाला गया। फिलहाल बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के बॉस हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर वो आउट होते हैं तो पार्टी का नया कप्तान कौन होगा। रांची संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड में आलू को लेकर बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल से आलू की सप्लाई रुकने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में आलू को लेकर बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल से आलू की सप्लाई रुकने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बंगाल बॉर्डर पर आलू लदी गाड़ियों को रोकने की वजह से पश्चिम बंगाल और झारखंड की सरकार में ठन गई है। आपूर्ति प्रभावित होने और राज्य में स्टोरेज की व्यवस्था नहीं रहने के कारण आलू की किल्लत से ग्राहक परेशान हो रहे हैं। जनता की परेशानी देख सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। सोमवार को रांची से बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी की सगी नहीं है। 28 को झारखंड आती हैं, 29 को फरमान जारी करती हैं कि आलू नहीं जाएगा। अगर झारखंड बंगाल को मिनरल्स बंद कर दे तो फिर क्या होगा। सप्लाई में रुकावट के बाद आलू का दाम धीरे धीरे आसमान छू रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि बंगाल से पिछले 4 दिनों से आलू की ट्रक नहीं आ रही है। सोमवार को भी आलू से भरे कई गाड़ियां बॉर्डर से ही आकर के वापस लौट गयी, क्योंकि बंगाल की तरफ से स्टॉक मेंटेन और आलू के दाम को नियंत्रित करने के लिए दूसरे राज्यों को सप्लाई करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वो थोड़ा चिंतित हैं कि शहर में आलू शॉर्ट ना हो, राज्य में आलू शॉर्ट ना हो। आलू पर रोक का झारखंड में असर दिखने लगा है। एक ओर आलू व्यवसायी परेशान है तो दूसरी ओर आलू के दाम में बढ़ोतरी से ग्राहक भी मुश्किल में है। आलू के दाम में 2 रुपए का इजाफा होने से जेब पर असर पड़ा है। झारखंड में अब आलू 28 रुपए किलो बिक रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आलू के संकट पर खुद संज्ञान लिया है। सीएम की पहल के बाद अधिकारियों ने कारोबारियों के साथ बैठक की है। देखिए, मार्केट में जब भी डिमांड सप्लाई का थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो रेट्स थोड़ा ऊपर नीचे होती है, लेकिन ये मात्र तात्कालिक है। ये बहुत जल्दी ये नॉर्मल हो जाएगी। राहत की बात यह है कि बंगाल से सप्लाई रुकने के बाद यूपी और पंजाब से आलू मंगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 20 गाड़ी आलू मंगाई गई है। ये देखना होगा कि लोगों को इससे राहत मिलती है या फिर सरकार कोई स्थायी निदान निकालती है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जमशेदपुर में हिंदू एकता मंच ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साक्षी गोल चक्कर पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला फूंक दिया। मंच ने
भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तुरंत रोकने की मांग की और ऐसा नहीं होने पर बांग्लादेशियों को देश से निकालने और सजा देने की चेतावनी दी। स्टेट सरकार को ये बोला जा रहा है, आप लोग कुछ भी रिलेशन बांग्लादेश से कटिंग कीजिए और याद रखिए, अगर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुसा हुआ है, आप लोग इसको चिन्हित करके बाहर नहीं करेंगे। हिंदू एकता मंच हम लोग अपना हाथ में कानून उठा के ये लोग को चिन्हित करके देश का बाहर निकालने की व्यवस्था करेंगे। हिंदुओं को जान से मार दिया जा रहा है, हिंदुओं के माता बहनों को बलात्कार किया जा रहा है। मतलब न्याय तो वहाँ है ही नहीं है। जब से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने तब से हिंदुओं को वहाँ जान से मारने का प्रयास, और जान से मारने का प्रयास क्या, जान से मार दिया जा रहा है। मतलब वहाँ हिंदू एकदम सुरक्षित नहीं है। झारखंड की बेटियों ने पिछले कुछ सालों में फुटबॉल की दुनिया में अपनी धाक जमा ली, लेकिन इस धाक के पीछे संघर्ष है, परिश्रम है, त्याग है और तब कर इन बेटियों ने मिसाल कायम कर दी है। समाज के लिए खेल के मैदान से नशा मुक्त गांव के अभियान के साथ दे रहा है न्यूज़ 18 भी। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। झारखंड की पहचान को सफलता के सोपान तक पहुंचा रही हैं ये बेटियां। ये वो बेटियां हैं जिनके परिश्रम ने सिर्फ इनके सपनों को आसमान नहीं दिया, बल्कि झारखंड को फुटबॉल की दुनिया में पहचान भी दिलाई। ये सालों की मेहनत की चमक है जो इन बेटियों ने खून और पसीने से पाई है। चलिए अब आपको इन कमाल की बेटियों के कमाल के गांव लिए चले, ताकि आपको भी पता चले कि इन बेटियों के खेल और खासकर फुटबॉल के प्रति जुनून की कहानी कितनी संघर्षों से भरी हुई है। रांची के कांके प्रखंड के चरदी गांव में बेटियों का फुटबॉल खेलना इतना आसान नहीं था। यहां फुटबॉल की शुरुआत हुई थी 2021 में, यानी आज से 3 साल पहले। बहुत मुश्किल था सर। 2021 में हम लोग स्टार्ट किए थे खेलने का। उससे पहले तो हम लोग जूता पहने नहीं थे। जब फुटबॉल खेलने का स्टार्ट किए ना, उसके बाद से ही हम लोग जूता पहने। शुरुआत में तो बहुत सारी थी सर, जैसे हम लोग अभी तक 3 ग्राउंड चेंज कर चुके हैं। जिस ग्राउंड में भी खेला जाता था उसको हाल जोत दिया जाता था। तो ये है रांची के कांके प्रखंड का चरदी गांव। आज इस गांव की पहचान फुटबॉलर बेटियों के नाम से है, लेकिन 2021 से पहले ऐसा नहीं था। गांव में नशे का कारोबार चलता था, तकरीबन हर घर में हड़िया बनता था और यही ग्रामीणों की आमदनी का जरिया था। नशे के खिलाफ तभी से इन बेटियों ने आवाज बुलंद की। सब बंद करने के लिए। हाँ। लोगों को बहुत मतलब हड़िया दरुआ के चलते डिस्टर्ब होता है। बेटियां फुटबॉल खेलने के लिए जा नहीं पाती है। हड़िया बेचने नहीं बोल रही है। रोजगार करके कमाई के खिलावे बोलती है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर वाले गांव में खेल का मैदान ही नहीं है। 2021 में फुटबॉल की शुरुआत करने वाली इन बेटियों ने इससे पहले कभी जूता तक नहीं पहना था। हाफ पैंट पहनकर ग्राउंड पर प्रैक्टिस करना इनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं। मेडल भले ले आए, पर संसाधन की कमी भी झेलती रही। इन बेटियों ने लेकिन हार नहीं मानी। संघर्ष की दास्तां सुनाते सुनाते फुटबॉलर बेटियों की माँ के आंसू बरबस निकल पड़ते हैं। गाँव वाला बोलता है कि छोटा छोटा पैंट पहन के काहे भेजते हैं खेलने, कहते हैं। बहुत शिकायत करते हैं गाँव में। खेल के लिए संघर्ष और नशे के खिलाफ मुहिम दोनों चला रही इन बेटियों की समस्या अब भी बरकरार है, क्योंकि नेशनल फुटबॉलर बेटियों के घरों में अब भी बन रहा है हड़िया। 2021 में पहली बार जूते पहनकर ये मैदान में उतरी बेटियों को खेल के लिबास के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर वाले गांव में खेल तक का मैदान नहीं। फुटबॉलर बेटियां मैदान की कमी से तो लड़ ही रही हैं, लेकिन समाज की कुरीतियों से भी ये लोहा ले रही हैं। इसकी शुरुआत इन्होंने अपने घर और गांव से ही की है। ग्रामीण महिलाओं को नशे के खिलाफ जागरूक कर रही इन बेटियों के जज्बे को सलाम है और उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन का सहयोग इन बेटियों को जरूर मिले, ताकि ये खूब खेलें और खूब पढ़ें। न्यूज़ 18 के लिए रांची के चरदी गांव से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। मिलेट्स यानी मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। केंद्र सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देने में जुटी है और इसके लिए अर्धसैनिक बल को खास निर्देश जारी किए। बोकारो में CISF की ओर से मिलेट्स पर
खास अभियान का आयोजन किया गया। एक खास रिपोर्ट आपके लिए। मोटापे के दुश्मन चार, जौ, बाजरा, रागी और ज्वार, इस स्लोगन के साथ अब केंद्र सरकार मोटे अनाज यानी मिलेट्स को बढ़ावा देने में जुटी है। इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए अब अर्धसैनिक बल को भी आगे लगाया जा रहा है। बोकारो में सीआईएसएफ की बोकारो स्टील यूनिट की ओर से मिलेट्स पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से अर्धसैनिक बलों को निर्देश जारी किया गया। इसके तहत अधिकारियों और जवानों को मोटे अनाज के इस्तेमाल का निर्देश दिया गया। पहले हमारे अगर आपको ध्यान हो तो 1970s 1980s में हम लोग रागी, मरुआ, बाजरा हमारे घरों में प्रचलन था और खाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने उसको समझा कि वो लोअर जो बैकग्राउंड है उसके लिए है या जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए है। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है और आपनों के माध्यम से यही चेतना फिर से जगानी है कि वो वास्तव में हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस आयोजन में मिलेट्स की बनी इडली, पूड़ी, लड्डू के साथ वेजिटेबल चाप लोगों का मन ललचा रहे थे, जिसका जवानों और अधिकारियों ने भरपूर स्वाद दिया। पहले मोटे अनाज गरीब वर्ग का भोजन माना जाता था, लेकिन बदलते समय, बदलती सोच और फिटनेस की ललक में लोग मिलेट्स का महत्व जान रहे हैं। न्यूज 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और सिमडेगा में हाथियों के उत्पात से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ठेठई टागर प्रखंड में जंगली हाथी के कारण लोग दहशत में जी रहे हैं। किसी भी वक्त हाथी हमला कर देते हैं। हाथियों ने दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी। एक खास रिपोर्ट। टूटी हुई दीवार, बिखरे पड़े सामान और मलबे में दबे अनाज की ये तस्वीरें फ्लोरा डुंगडुंग के घर की है। सिमडेगा जिले के ठेठई टागर प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक ऐसा है कि वो घरों को तहस नहस कर अनाज को चट कर जा रहे हैं। रात के अंधेरे में जंगली हाथी हमला कर रहे हैं और गरीबों के आशियाने को ध्वस्त कर दे रहे हैं। बीती रात जोराम, अकवन टोली और कटहल टोली में हाथियों ने कितना उत्पात मचाया, ये बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। तो 2:30 बजे रात के अलग तो हमें तो धसा लग के उठली, तले ना निकलबा कहला खान हमें डारे नहीं निकाली। फ्लोरा डुंगडुंग के घर की तरह रंजीत डुंगडुंग और जॉन कांडुल्ला के घर को भी हाथियों ने तोड़ दिया। 2 क्विंटल अनाज भी खा गए। गांव की महिलाएं डर के कारण लकड़ी लाने जंगल नहीं जा पा रही। इलाके में जंगली हाथियों से दहशत इतनी है कि जामपानी और इसके आसपास के इलाके में स्कूलों की छुट्टी जल्दी कर दी जा रही है। इसी बात से नाराज छात्रों ने सोमवार को NH 143 जाम कर प्रदर्शन किया और वन विभाग के अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। 3 बजे छुट्टी मिलती थी, लेकिन अभी 2:30 बजे मिलती है। हाथी के डर से? हाँ, हाथी का डर से 2:30 बजे मिलती है। जोराम से भी सब तरफ से स्कूल आते हैं, तो यहाँ पर हाथी सब हैं और अगर किसी बच्चे को अगर दौड़ा दिया और कुछ हो गया तो सारा जिम्मेदारी स्कूल का होगा। इसीलिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। गांव के लोगों का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। घर तो बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन का ध्यान इस ओर कितना जाता है और कब गांव वालों को दहशत से मुक्ति मिलती है। सिमडेगा संवाददाता शेरमपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।